गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। ये हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर 8 है जो कि यूनिट फर्स्ट से है। इसमें हमने आपको कर्वीलिनियर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाया था। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था। और आज का जो ये लेक्चर है हमारा लेक्चर 8, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वाइस वर्सा। मतलब कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और स्फेरिकल है। हम दोनों के बारे में ही पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनमें कौन कौन से कर्व्स होते हैं, उसमें वेरिएबल्स क्या क्या है और उनके लिए जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं वो सभी हम निकाल चुके हैं। तो अब हम इनको करने वाले हैं एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म, कि यदि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम किस तरीके से उनको स्फेरिकल में चेंज करेंगे, या स्फेरिकल में दिए हुए हैं तो हम कार्टेशियन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे पोजीशन वेक्टर से। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसा कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स पढ़े होंगे तो उसमें ध्यान दिया होगा कि इस तरीके का जो डायग्राम था वो हमने वहां पर भी लिया था जब हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, जहां पर कि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि हमारे पास कार्टेशियन एक ही पॉइंट है P, जिसके कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है r, थीटा एंड फाई, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है x, y एंड z। ठीक है, सेम पॉइंट है। तो अब हम इनको रिलेट कर लेते हैं आपस में कि किस तरीके से होंगे। कि देखिए अगर ये r है तो इसका जो सामने यानी ये हमारे पास इसके इक्वलेंट ये वाली r साइन थीटा होगी। यहाँ पर देखिए ये r साइन थीटा होगी तो ऑब्वियस है ये भी r साइन थीटा ही है। ठीक है, तो इसके फिर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर जब हमने डाले हैं तो y जो हमारे पास है x इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा कॉस फाई, और वहीं पे हमारे पास जो y है दैट इज इक्वल टू दी r साइन थीटा साइन फाई, इक्वेशन नंबर 1 b, और जो z है दैट इज गिवन बाय दी r cos थीटा। ठीक है, ये वाली जो लाइन हमारे पास है p p डैश दैट इज इक्वल टू दी z एंड दैट इज इक्वल टू दी r cos थीटा। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर का जो टर्म है दैट इज इक्वल टू दी आई एक्स प्लस जे वाई प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब एक्स वाई जेड तीनों के ही जो हमने यहाँ पर निकाले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो हमने वैल्यूज निकाली हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में, लेकिन है ये कार्टेशियन। आई जे के आ रहे हैं तो इसका मतलब है तो कार्टेशियन, लेकिन यदि हमारे पास आर थीटा एंड फाई यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम उनको इस तरीके से लिख करके कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आई है यदि उसी से ही हम इसको रीसॉल्व करें तो हमारे पास आता है कि r इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड अपॉन आर, एंड फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। तो यहां से जो ये वैल्यूज आई हैं तो इनसे हम क्या कर सकते हैं कि यदि हमारे पास यहाँ पर देखिए ये जो टर्म्स हैं यहाँ पर हमारे पास यदि इस तरीके से कोई भी पोजीशन वेक्टर अगर कार्टेशियन में है वो स्फेरिकल में है तो हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं, कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं। यानी ये दोनों ही है, वाइस वर्सा हमने आपको बात कही थी। तो हमने यहाँ पर देखिए स्फेरिकल से कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन में गए हैं तो यहाँ पर हम कार्टेशियन से स्फेरिकल में गए हैं कि यदि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम बता सकते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सेकंड बात करते हैं हम यूनिट वेक्टर की। तो देखिए अभी हमने इक्वेशन नंबर 3 जो लिखी थी उसी को ही हमने यहाँ पर
नंबर कर दिया है इक्वेशन नंबर 5 से कि r इज इक्वल टू आयोटा आई साइन थीटा cos फाइव प्लस जे कैप आर साइन थीटा साइन फाइव प्लस के कैप आर cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि यदि हम इस इक्वेशन को, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर अगर आपने पढ़ा तो उसमें हमने इसी तरीके से किया था कि बेस फैक्टर्स की डेफिनेशन को हमने यूज किया है इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज इक्वल टू द बी आर बी थीटा एंड बी फाइव। तो बी आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई आर एच आर इज इक्वल टू द पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द आर। तो जब हम इसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन नंबर 6a। इसमें से आर सारे के सारे हट जाएंगे जब हम आर से रिप्लेस कर आर से पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं। सेकेंड आता है बी थीटा दैट इज इक्वल टू दी ई थीटा एस थीटा इज इक्वल टू दी पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू दी थीटा। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसमें साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। एंड थर्ड इज बी फाइव इज इक्वल टू ई फाइव एच फाइव इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू द फाइव। और यहाँ पर कॉस फाइव एंड साइन फाइव का जो डिफरेंशियल करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो जीरो हो जाएगी। और देखिए फर्स्ट टर्म में हमारे पास कॉस फाइव है तो दैट इज द माइनस साइन फाइव, और सेकेंड टर्म में साइन फाइव है तो दैट इज इक्वल टू द कॉस फाइव। ठीक है, इक्वेशन नंबर इज 6-3। अब जैसा हमने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन के समय पे पढ़ाया था तो स्केल फैक्टर जो होते हैं दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेस फैक्टर एंड यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द बेस फैक्टर। तो अब एच आर एच थीटा एंड एच फाइव की वैल्यू हम निकाल लेते हैं बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टर्म्स। तो फर्स्ट को हमने किया तो दैट इज आर, सेकेंड को किया फर्स्ट इज 1, सेकेंड इज आर, और थर्ड को जब हम करते हैं दैट इज इक्वल टू द आर साइन थीटा। इसका मतलब कि हमारे पास जो स्केल फैक्टर्स हैं, अब देखिए यहाँ पर एक तरीके से वो चीज भी प्रूफ हो चुकी है कि हमने जो स्केल फैक्टर वहां पर निकाले थे जब हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। तो इनके जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द 1 आर एंड आर साइन थीटा, तो जो कि इनके स्केल फैक्टर्स है। अब स्केल फैक्टर्स की वैल्यूज को अगर हम इन इक्वेशन 6 में रख देते हैं तो हमारे पास आ जाती है यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू। तो ई आर को हम करेंगे तो एज इट इज सेम हो जाएगा 7a। ई थीटा इज इक्वल टू आर सब में से हटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7b एंड ई फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस आई कैप साइन फाइव प्लस जे कैप कॉस फाइव। इक्वेशन इज 7c। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं कि स्फेरिकल से हम कार्टेशियन में जा रहे हैं, यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हमारे पास देखिए कि थीटा एंड फाई आर इनकी वैल्यूज हमें पता है। तो इसके बाद हमने ई आर ई थीटा एंड ई फाई की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है जो हमने यहाँ पर देखिए पिछला जो यहाँ पर हमने इसकी जो वैल्यूज हैं उनको हम रख देंगे और इसके बाद फिर हम, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो है तो इनकी जो वैल्यूज है उनको हम 7 नंबर इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि आई कैप इज इक्वल टू ई आर साइन थीटा कॉस फाइव, यानी कॉमन लेने के बाद हमारे पास टर्म्स आएंगी और इनको हम सॉल्व करने के बाद हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो देखिए हमारे पास फर्स्ट हमने निकाला था स्फेरिकल से कार्टेशियन में, और यहाँ पर देखिए हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हमें अगर पता है यूनिट वेक्टर्स पता है तो हम उन्हीं यूनिट वेक्टर्स को इन दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी आई जे के की फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब देखिए इनको याद रखने का तरीका क्या है कि आप सिंपल इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 8 और 7 दोनों को ही हमने स्फेरिकल मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। फर्स्ट जो है इक्वेशन नंबर 7 वाली उसमें ई आर थे। देखिए आपको यहाँ पर याद रखने का तरीका इसी स्लाइड में से मैं बताऊं तो आपके देखिए यहाँ पर नीचे वाले को देखिए, तो नीचे वाले में क्या है कि यहाँ पर हमने रखे आई जे के, फिर उसके बाद ई आर ई थीटा एंड ई फाई को हमने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है। अब बीच वाला जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसमें हम क्या रखेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर जो इस तरीके से कंपोनेंट्स है उनको हम रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स को रखने के बाद हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमें इन दोनों ही
उनमें ट्रांसफॉर्म करके मिल सकती है, ठीक है। और सेकेंड नंबर इक्वेशन से हमने यहाँ पर ई आर, ई थीटा एंड ई फाई रखा है, यहाँ पर आई जे के रखे हैं, तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड में देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ए कैप की वैल्यू है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए कैप की वैल्यू है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 12 है उसमें ई आर, ई थीटा एंड ई फाई की वैल्यू को इन दी फॉर्म ऑफ आई, जे एंड के रख दिया हमने। और उसके बाद इनको कॉमन लेने के बाद हमारे पास आई कैप की जो कॉमन टर्म्स हैं वो इस तरीके से हैं, जे की कॉमन टर्म्स इस तरीके से हैं और के की कॉमन टर्म्स इस तरीके से। इक्वेशन नंबर 13, तो ये आप प्लीज एक बार अपने हाथ से जरूर करके देखें। अब इसके बाद जब हम इनको कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 12 और 13 को, इक्वेशन नंबर 11 और 13 को, सॉरी, तो हमारे पास क्या मिलता है, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। तो इनकी वैल्यूज हमारे पास मिल जाती हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 14 है। अब देखिए इनको याद रखने का तरीका वही है सेम, कि यहाँ पर हमने जो वैल्यूज आई हैं उनको हमने ए एक्स, ए वाई, ए जेड को इस तरीके से रख लिया, ए आर, ए थीटा एंड ए फाई को इस तरीके से रख लिया। जो बीच के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पर रख दिया कि साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, माइनस साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, कॉस फाई एंड माइनस साइन थीटा एंड थर्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू द 0। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है कि अगर स्फेरिकल के हमारे पास है तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे कैसे चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में टर्म्स दी हुई हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो स्फेरिकल में हम वेक्टर फील्ड कैसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 11 को यूज करेंगे। 11 को यूज करने के बाद इसमें ए एक्स, ए वाई और ए जेड की वैल्यू रखेंगे इन फॉर्म ऑफ ए आर, ए थीटा एंड ए फाई। और फिर देन उसके बाद हम इसको करेंगे कम रखने के बाद फिर ई आर, ई थीटा एंड ई फाई को हम इसी तरीके से कॉमन ले लेंगे और उसको फिर कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 12 से, जो हमारे पास इक्वेशन आएगी। तो हमारे पास देखिए कि जब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और कंपेयर करेंगे विद इक्वेशन नंबर 12, तो हमारे पास ए आर, ए थीटा एंड ए फाई की वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि होंगी इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको इक्वेशन नंबर 12, 16 के द्वारा डायरेक्ट हमने आपको ये इक्वेशन बताई है, लेकिन आपको एक बार अपने हाथ से जरूर करके देखनी है कि जब आप इनकी ए एक्स, ए वाई, ए उनकी वैल्यूज रखते हैं तो क्या यही आती है, ठीक है। और फिर यदि इसी को ही हम सेम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो वो उसी तरीके से लिख सकते हैं। और इधर की तरफ ए आर, ए थीटा एंड ए फाई, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड, और बीच में जो कंपोनेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनके कोफिशिएंट्स जो है उनको हमें लिखना है। तो ये हो गया हमारे याद करने का तरीका। तो आई थिंक टॉपिक आपको इजी लगा होगा, क्योंकि काफी कुछ हम इसमें पढ़ चुके हैं और कुछ चीजें हमने यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही की है कि वैल्यूज को रखना है, कॉमन लेना है और फिर देन उनको इक्वल करना है। तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, अगर आप एक बार अपने हाथ से करके देखेंगे डेरिवेशंस को तो इजीली कर पाएंगे और आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। और बाकी अगर आपको कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोज।